This is the part one in which we'll be mainly discussing most important 30 JavaScript questions, which are mostly asked in any Munstack interview which you are giving. In this video, I'll have this cheat sheet which I have created. It's mainly a Google sheet. I'll be adding a link of this sheet in the description. You can find it there as well. It has mainly all of the definitions and code base codes. So you can just use this to revise them in your phone. And this is the code base which have all the implementation which we'll be going to do in this video. And I'll be creating a GitHub repo and you can just have it and test it. And it would be great if you can just code it by yourself to have a good understanding of all the concepts. But अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचा भाई तो बस वीडियो रिपीट पे देखो, सारे के सारे डेफिनेशन ढंग से पढ़ो और स्टार्ट। तो चलो फिर शुरू करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। हर हर महादेव। तो फर्स्ट थिंग जो हमारी मोस्टली पूछी जाती है वो होता है इवेंट लूप इन जावा स्क्रिप्ट में एक्सप्लेन कर दो। तो उसमें सबसे अच्छा हमारे पास ये की पॉइंट्स हैं जो हम दिमाग में याद रख सकते हैं कि पहला हमारा हम बोलते हैं कि हम सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर ये जो रिलाई करती है ये इवेंट लूप्स को ऊपर रिलाई करती है, जिससे कि ए सिंक्रोनस ऑपरेशन हो सके विदाउट एनी ब्लॉकिंग। तो नॉन ब्लॉकिंग ए सिंक्रोनस ऑपरेशन। दूसरा पॉइंट जो हम बोल सकते हैं उसमें ये होता है कि जो ये इवेंट लूप होता है इसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इवेंट्स और एग्जीक्यूटिंग सब क्यू टास्क, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और बनाया, उसके अंदर बनाया, उसके अंदर से कुछ कॉल बैक हो रहा है, तो ये सब मैनेज करने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है इवेंट लूप। तीसरी चीज़ इसमें जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं वो हम तीन मेनली चीज़ों का नाम ले सकते हैं, एक कॉल स्टैक, एक कॉल बैक क्यू और एक वेब एपीआईज। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या होती हैं? जो कॉल बैक स्टैक होता है वो मेनली जैसे हमारा जो कोड रन हो रहा है, तो जो पहला फंक्शन है वो पहले पे रन हुआ तो वो पहले चलेगा, जो दूसरे वाला बाद में एग्जीक्यूट हुआ तो वो बाद में चलेगा। इसमें मेन बेसिकली आप दिखा सकते हो कि कोई भी आपने वो बना लिया, दो फंक्शंस बना लिए फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट वाले का जब आप सेकंड वाले को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या और डिक्लेयर करा है, सेकंड वाले के अंदर आपने फर्स्ट वाले को कॉल कर दिया और सेकंड वाले को कॉल करोगे आप, तो वो पहले फर्स्ट वाला चलाएगा वो कि वो आपने ऊपर लिखा होगा और सेकंड वाला बाद में चलाएगा। तो ये मेनली कॉल बैक स्टैक है, लाइन जिस हिसाब से कोड में चल रहा है, जैसे 1 2 उसकी अगली 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 अगली, तो वो उस हिसाब से चलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ये हो गया आपका कॉल स्टैक का। ठीक है, ये इसके अंदर है तो इसका आउटपुट फर्स्ट और सेकंड आएगा। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कॉल बैक स्टैक। कॉल बैक स्टैक क्या होता है? मेनली ये हैंडल करता है सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट। तो जैसे सेट टाइम आउट हम लगाते हैं तो वो क्या होता है कि वो पूरे के पूरे कोड के चलने के बाद चलता है, ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में ही चल जाएगा। ठीक है, तो मेनली जैसे कि अगर मैंने एक सेट टाइम आउट बनाया और मैंने उसके बाद कोई और फंक्शन कॉल किया है, तो क्या होगा कि जो उसके बाद वाला फंक्शन है वो पहले चलेगा और सेट टाइम आउट जो पूरी कोड का एग्जीक्यूशन हो चुका है, पूरा कॉल स्टैक जब खत्म हो गया उसके बाद कॉल बैक में जो चीजें ऐड हुई थी 1 2 3 4 उसमें चलेंगी। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट होते हो जाते हैं। और इसमें मेनली हमारे पास इस तरीके का आप एक कोड एग्जांपल दिखा सकते हो करके, इस तरीके का। तो आप जब इसको चलाओगे तो क्या होगा कि सबसे पहले स्टार्ट चलेगा, फिर ये एंड प्रिंट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा चलेगा फिर ही आएगा, क्योंकि ये आपका कॉल बैक स्टैक में ऐड हो गया। ठीक है, चाहे अब इन दोनों के अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ नोड जावा स्क्रिप्ट, तो आप देख रहे हो ये सबसे पहले तो ये फर्स्ट और सेकंड कंसोल हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट वाला इसमें ऊपर कॉल हुआ था। अगर बाई चांस मैंने इसे नीचे कर दिया हो तुम देखोगे कि पहले ये चल जाएगा फिर ये चलेगा। करके देख लेते हैं। देख रहे हो, सेकंड हो गया फर्स्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ मैंने एक कॉल नहीं किया उसको। यहाँ पे मैंने सेकंड फंक्शन डिक्लेयर किया, इसके अंदर पहले मैंने सेकंड कंसोल किया फिर मैंने फर्स्ट वाले को कॉल किया है। तो ऑब्वियसली लाइन के हिसाब से अगर आप चलो तो यहाँ से चलता हुआ आया कोड, अपना कंपाइलर मस्त चलता हुआ है, यहाँ उसने डिक्लेयर किया रख लिया, इस वाले में उसने डिक्लेयर किया रख लिया, फिर उसने यहाँ देखा कि जी ये वाला कॉल हुआ है, अब इस वाले में पहली लाइन कौन सी है? ये है, तो ये चली फिर ये है, इसलिए आपका फर्स्ट और सेकंड आया। और जो इसके अगले वाला मैंने कॉल बैक वाला बताया, उसमें आप अगर इसको हम यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है कि स्टार्ट आ गया, एंड आ गया, और फिर उसके बाद आपका ये चीज कंसोल हुई है। ठीक है, टाइमर कॉल्ड ये। इसमें भी अगर मैं यहाँ कंसोल लॉग आई कर दूंगा तो आपको बढ़िया से दिखेगा। देखो पहले पहले क्या होगा, सारी की सारी इतनी सारी आईज आएंगी हमारे पास कोड में, वहाँ पे एग्जीक्यूशन में, फिर आगे की चीज होंगी। देख रहे हो ये पूरा का पूरा आया। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ना भाई,
तब आगे ये चीज़ कंसोल होगी। देखो ज़्यादा लंबा लंबा डाल दिया शायद मैंने, है ना। ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर देते हैं, 1000 तक कर देता हूँ, नहीं तो ये तो चलता ही रह जाएगा। देखिए तो 99 तक चला पहले, ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, पूरा कॉल स्टैक खत्म हुआ मेरा पहले। ये हो गया, ये हो गया, ये उसने पहले ही कॉल बैक में डाल दिया था। ठीक है। और ये पूरा का पूरा फिर जाके वो बोल रहा है कि अच्छा आप बचे हुए हो, आप कॉल बैक्स वाले जो भी नंबर है हमारे वो बचे हुए हैं, इसमें हमारे प्रोमिसेस भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ आ जाती है। फिर इसमें एक आ जाता है वेब एपीआई, उसमें भी आप बेसिकली आप प्रोमिसेस का एग्जांपल देके चीज़ें समझा सकते हो। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना, इंटरव्यूअर तेज बनता है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि जी इवेंट बबलिंग और इवेंट डेलीगेशन भी बता दो। तो इस पॉइंट पे आपका दिमाग काफ़ी अच्छे से हो चुका होता है, तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसमें हमारे को मेनली इवेंट बबलिंग और इवेंट डेलीगेशन इससे काफ़ी अलग चीज़ें हैं। ठीक है। इवेंट बबलिंग और इवेंट डेलीगेशन मेनली हम जब डॉम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट का फॉर वेब डेवलपमेंट, उसमें यूज होता है। तो इवेंट बबलिंग क्या होता है कि जो एक चाइल्ड एलिमेंट है डॉम के अंदर बना हुआ, वो पेरेंट के पास कोई चीज भेज सकता है। ठीक है। और इवेंट डेलीगेशन इसी चीज का फायदा उठा के पेरेंट के अंदर अपने पेरेंट चाइल्ड के अंदर जो जो चीजें होती हैं उनके अंदर उनके इवेंट्स को, अपने इवेंट्स को उनके अंदर भर देता है। ठीक है। तो इसमें एक बेसिक एग्जांपल जो हम कर सकते हैं वो आप क्या कर सकते हो, या पेरेंट एलिमेंट बनाओ। ठीक है। और उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स बना दो। तो जो उसके इवेंट्स होंगे पेरेंट के, वो चाइल्ड के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे को बनानी पड़ेगी एक HTML फाइल। तो मैं बना लेता हूँ इवेंट बबलिंग डॉट HTML। और यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं HTML की, हमारी बॉयलर प्लेट। इसके स्क्रिप्ट के सोर्स में मैं अपना ये जावा स्क्रिप्ट डॉट JS जो यहाँ बना रखी थी ये डाल देता हूँ। ठीक है। और ये सब हटा देते हैं हम, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करने वाले हैं हम आगे इवेंट डेलीगेशन और इवेंट बबलिंग समझने के लिए। ठीक है। तो जो हमारी इवेंट बबलिंग होती है, ये मैंने एक एलिमेंट बनाया, गेट एलिमेंट बाय पेरेंट, गेट कर लिया मैंने, उसके अंदर मैंने एक क्लिक का इवेंट लिस्नर लगा दिया। ठीक है। और ये हमने कर लिया कि जो चाइल्ड एलिमेंट है वो इवेंट और टारगेट, और इवेंट के जो टारगेट के जो मैचेस जो इसके अंदर बटन है उनके जो चाइल्ड है उनके इवेंट पे मैंने लगा दिया। ठीक है। अब मेरे को डालना है HTML के अंदर कोड। HTML में मैं गया और मैंने ये डाल दिया। ठीक है। अभी भैया ऐसे मत करो। अब अगर मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, तो अगर मैं चाइल्ड एलिमेंट क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देखो कि क्लिक एलिमेंट चाइल्ड वन, और एक बार बटन क्लिक आया चाइल्ड वन। ठीक है। क्योंकि एक बार तो उसके पेरेंट से वो कंसोल हुआ, और एक बार जो चाइल्ड के अंदर हमने फिर से बटन का कंसोल बनाया वो हुआ। अगर बाई चांस मैंने जो ये वाला पार्ट है ये हटा दिया, ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि मैंने सिर्फ पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक इवेंट लिस्नर डाला है ये। अब इस पॉइंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ चाइल्ड वन, तो आप देखो कि सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट क्लिक आया, मैंने चाइल्ड के अंदर लेकिन कुछ डाला नहीं था। चाइल्ड पे मैंने कोई इवेंट लिस्नर लगा नहीं रखा, ना मैंने क्लिक का कोई फंक्शन लिख रखा उसके अंदर बटन के अंदर। देखो ध्यान से देखो, चाहे इसके अंदर हमने कुछ नहीं कर रखा, फिर भी जब मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ उसके चाइल्ड को, तो यहाँ पे उसकी जो पेरेंट वाला फंक्शन क्लिक में था वो कॉल हो रहा है। और ये देखो चाइल्ड के चाइल्ड टू पे हो गया। ठीक है। तो इस चीज से आप समझा सकते हो कि इवेंट बबलिंग और इवेंट डेलीगेशन के अंदर क्या अंतर होता है। तो ये हमारा बेसिक इवेंट का जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर प्रोमिसेस एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम कॉल बैक। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कॉल बैक्स होते क्या है। कॉल बैक्स मेनली इज अ फंक्शन विच इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन विच इज further used to execute anything when the routine or the action which I wanted to mainly which I declared in that function, right? So ये हो गया कॉल बैक। अब इसका एक एग्जांपल अगर कोड करके दिखा दोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसमें आप सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिखा सकते हो कि आपने एक बेसिक सा सेट टाइमर भी लगा दिया, और उसके अंदर आपने एक फंक्शन है उसके अंदर आपने सेट टाइम आउट लगा दिया, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन भेज रखा है। ठीक है। आपने बेसिक सा एक सेट टाइम आउट लगा रखा है एक फंक्शन के अंदर, और आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो एज गिविंग इट अनदर फंक्शन एज अ कॉल बैक। लाइक सो ये एक मैंने एक फंक्शन बना रखा है
जो मैं गेट यूज़र वाले फंक्शन को भेज रहा हूँ एज अ कॉल बैक, और जब ये सेट टाइम आउट कंप्लीट हो जाता है, 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है, तो ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट चला जाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर आएगा एज अ यूज़र, तो यहाँ पे यूज़र आईडी क्या होगा, जॉन डे होगा, लेकिन ये 1 सेकंड बाद कॉल होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये लगा दिया गेट यूज़र, ठीक है, और अब मैं कॉल करता हूँ इस, मतलब ये स्क्रिप्ट रन करता हूँ मैं प्रोमिस J2, तो आप देख रहे हो पहले गेट यूज़र आया, फिर उसके बाद सेट टाइम आउट में एज हमने अभी बात करी थी कि ये कॉल बैक स्टैक में चला गया होगा, तो उसके 1 सेकंड बाद ये वाला फंक्शन जो मैंने यहाँ से एज अ कॉल बैक भेजा है कि जब आपका ये रूटीन या एक्शन कंप्लीट हो जाए, इसका रूटीन गेट फंक्शन यूजर में मेनली हम एक एपीआई कॉल कर रहे होंगे, राइट। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम एक फंक्शन बनाते थे और उसको इस फंक्शन को भेजते थे, और उसकी जो एपीआई कॉल लगाते थे उसके आगे लगा देते थे कि आप ये वाला फंक्शन कॉल कर देना जो हमने भेजा है। ये बहुत दिमाग खराब चीज थी भाई। इसमें एक कॉल बैक हेल हो जाता था। कॉल बैक हेल मेनली पिरामिड ऑफ डूम कहते हैं, बहुत पहले अभी भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि तुमने ये एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बेसिक साइज का। क्या है कि हमारे को इतना सारा डेटा निकालना था। पहले मैंने यूज़र निकालना है, फिर मेरे को उसके बाद यूज़र की प्रोफाइल डिटेल्स निकालनी है, उस प्रोफाइल डिटेल्स से मेरे को उसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स निकालनी है, उससे मेरे को उसका कैलेंडर लिंक निकालना है, उससे मेरे को उसका कुछ और निकालना है। तो हर एक फंक्शन के अंदर एक एक फंक्शन भेजता रहूंगा तो भाई आदमी तो परेशान हो जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन से वाले में क्या आ रहा है यार, और कोड देखो कितना गंदा लग रहा है। तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ आई प्रोमिसेस, ठीक है। प्रोमिसेस में क्या होता है कि हम एक प्रॉमिस रिटर्न कर देते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर से, जो बता देता है कि तो इस महाभारत और इस बेकार जो हेल ये क्रिएट हो जाता था कॉल बैक्स का, इसके लिए हमारे पास एक ES6 में आगे चीज़ आई, प्रोमिसेस कहते हैं। तो प्रोमिसेस जो होता है वो एक इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ फेलियर और बताता है कि जैसे कि एक फंक्शन है उसमें से मैं रिटर्न कर देता हूँ एज अ प्रॉमिस, जिसमें दो ऑप्शंस रहते हैं, रिजॉल्व या रिजेक्ट। तो उसके बेसिस पे बाहर वाली चीज़ को, जिसने उस फंक्शन को कॉल किया है, उसको पता चल जाता है कि इस चीज़ से डेटा आया है कि इस चीज़ से डेटा नहीं आया है, एंड इट वेट्स टिल दैट इज डन। पहले उसको वेट कराने के लिए हमें एक फंक्शन भेजना पड़ता था कि आप इस वाले फंक्शन पे कॉल कर देना जब आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, कॉल बैक। नाउ वी हैव प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस का बेसिक एग्जांपल किस तरीके से है, सिंपल सी चीज़ है, कोई एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। समथिंग लाइक दिस। मैंने एक फंक्शन बनाया गेट यूजर, इसके अंदर मैं सेट टाइम आउट लगाता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हो रिटर्न करने की जगह पे मैंने एक प्रॉमिस रिटर्न कर रखा है, न्यू प्रॉमिस, जिसके अंदर मैंने लगा रखा है रिजेक्ट रिजॉल्व। यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट भी आता है जिसे हम कहते हैं रिजेक्ट। जैसे कि अगर आप एक एपीआई कॉल करिए और वो गलत रिस्पॉन्स भेज रही है, तो हम उसको रिजेक्ट निकाल के रिजेक्ट भेज सकते हैं। तो बाहर पता रहेगा, अब बाहर वाले फंक्शन को जैसे कॉल कर रहा है कि ये जो प्रॉमिस था ये मैंने असलियत में कंप्लीट किया है, आपकी जो कंडीशन या एक्शन परफॉर्म होना था उसको मैंने कंप्लीट किया या मैंने उसको फेल कर दिया है, उसके लिए रिजेक्ट होता है। ठीक है, सेम चीज़ है इसमें, यहाँ पे मैंने डॉट देन लगाया हुआ है। तो जब मैं इस चीज़ को चलाऊंगा तो आप देखो तो जॉन डे आ गया। अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लगाया होता, जैसे कि मैंने यहाँ लगा रखा था, तो पहले गेट यूज़र आ जाता। सेम चीज़ हो रही है, लेकिन इसमें कॉल बैक हेल क्रिएट नहीं होता है। ये उस चीज़ से हमारे को बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन लॉन्गर एंड क्लीनर पीस ऑफ कोड और स्केलेबल पीस ऑफ कोड। अब इसी के आगे हमारे पास एक चीज़ आती है, एसिंक अवेट। अब एसिंक अवेट क्या भला होती है जी, ठीक है। और प्रोमिस जैसे डॉट देन करके कॉल हो रहे हैं, इसी चीज़ को आगे सही करने के लिए एसिंक अवेट बनाया गया, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं इसमें से प्रॉमिस रिटर्न करूं, और फिर बाहर वाली जगह पे मेरे को पता चल जाए कि वो वेट करे मेनली जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हो जाता। इट शुड वेट दैट लाइन, जैसे मैंने ये वन लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन पे फंक्शन कॉल किया, तो इट शुड वेट हेयर एंड देन मूव फॉरवर्ड, कि मेरे को ऊपर वाला जो मैंने फंक्शन है उससे डेटा लाना था। जब तक वो डेटा नहीं आया ये आगे ना चले, क्योंकि उस डेटा की मेरे को आगे ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है वो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास एसी का वेट आया था। ये उसका बेसिक सा एग्जांपल है। मैंने एक फंक्शन बनाया एसिंक फंक्शन, ठीक है। आई हैव डिफाइंड दिस गेट यूजर सिंक एज अ एसिंक फंक्शन। इसके अंदर मैंने सेम चीज़ें लगाई है, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग यूजर लगा देता हूँ, गेट यूजर फंक्शन।
एंड इसके बाद मैंने एक दूसरा फंक्शन किया है डिस्प्ले यूजर, जो यूजर इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद यूजर को इन्फॉर्मेशन दिखाता है ऑन एनी वेब पेज। इसके अंदर मैंने यहाँ पे अवेट लगा दिया है। तो जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं होगी ये कंसोल नहीं करेगा। जैसे कि अगर बाई चांस मैंने यहाँ से अवेट हटा दिया और मैं डॉट देन नहीं यूज कर रहा हूँ उसमें, आप ध्यान से देखोगे तो देख रहे हो ये अनडिफाइंड हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कांस्टेंट यूजर को नहीं पता था कि ये जो रिटर्न करने वाला है मेरे को उसका वेट भी करना है। इट डिडंट न्यू कि मेरे को आगे भेजने से पहले यहाँ पे वेट करना है। अब अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे अवेट लगाया होता तो आप देखोगे कि जो चीज़ वहां से रिटर्न हुई मैंने उसे प्रिंट किया, राइट? बिकॉज दिस पीस ऑफ कोड वेटेड हेयर, दिस यूजर वेटेड टू कंप्लीट दिस प्रॉमिस। इस प्रॉमिस का इंतजार किया उसने एक अच्छे लड़के की तरह। और फिर इसको मतलब जैसा होता नहीं है ऐसे यूजुअली कि कर ले कोई वेट तुम्हारे प्रोमिस का, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में होता होता है। ठीक है, अगर आप अवेट लगाओ तो ठीक है, आगे बात नहीं करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे कंसोल कर दिया। ओके, इतना समझ आता है। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर मैंने रिजेक्ट लगाया होता रिजॉल्व की जगह तो ये वाली चीज होती। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिजॉल्व किया, अब इस प्रॉमिस में यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला जो रिजॉल्व वाला फंक्शन होता है, दूसरा जो रिजेक्ट वाला फंक्शन होता है। तो अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के रिजेक्ट लिख दिया होता और मैं रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट करता तो इस पॉइंट पे ये एक एररेबल एरर रिटर्न कर रहा होता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो हमारा नीचे वाला फंक्शन था वो कॉल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि एरर अकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट। तो अगर यहाँ पे मेरे पास एक एपीआई कॉल है जिसको मैंने यूजर के लिए किया फ्रॉम आवर बैक एंड और फ्रंट एंड व्हाटएवर, तो अगर वो रिजॉल्व हो रही है, उसका 200 आ रहा है या फिर जो भी हमारे बेसिक है मेनली 200 होता है स्टेटस उसका, या ओके रेस डॉट ओके होता है, वो आया है तो हम रिजॉल्व करेंगे। अगर उसके अलावा कोई आता है 4 और 4 आया, नॉट फाउंड आया, या फिर अनऑथराइज्ड आया, या कुछ भी आता है तो मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो उसकी वजह से यहाँ पे मेरे को मैनेज करना कितना ईजी हो गया कि जो मेरा डेटा आया उसके बाद जो साइज की थी यहाँ लगा दी, और जो थी यहाँ लगा दी, तो हेल नहीं क्रिएट होने वाला। बहुत अच्छा मैनेजेबल चीज़ें चलती रहेंगी लॉन्ग पीस ऑफ कोड में। कंपोनेंट बनाओगे जब आगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी चीज़। तीसरी चीज़ जो मोस्टली आती है वो होता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस और क्लासिकल इनहेरिटेंस। अब ये समझ के मोस्टली लगेगा कि क्लासिकल इनहेरिटेंस पहले आई होगी, लेकिन नहीं। जावास्क्रिप्ट में थोड़ी अलग चीज़ है। जावास्क्रिप्ट में मेनली प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होता है। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू ही। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ है, डायनामिक चीज़ है। जैसे आपने एक और फंक्शन बनाया, उससे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर उसी से आप चाहते हो कि आप कोई और ऑब्जेक्ट बना लो और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को उससे मर्ज करके उसकी प्रॉपर्टीज उसमें डाल दो। बहुत ईजी है। लेकिन क्लासिकल इनहेरिटेंस मेनली जावा और सी शार्प में होता था पहले। इसमें मेनली क्लास बेस अप्रोच होती है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। आपने एक क्लास बना दी है तो अब वो पूरे कंपाइल टाइम में जहाँ पे भी एग्जीक्यूशन चल रहा है वो बीच में आप उसे नहीं चेंज कर सकते हो। आप एक क्लास से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप एक और ऑब्जेक्ट से उससे इनहेरिट करके दूसरे क्लास बना सकते हो, लेकिन आपके जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग क्लासेस के वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर पाते, जो कि जावास्क्रिप्ट में हो जाता था। फिर लेकिन जब ES6 आया तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि जो ये जावा और सी शार्प के इतने सारे डेवलपर्स हैं ये जावास्क्रिप्ट यूज़ कर पाएँ। तो उन्होंने एक नया क्लास कीवर्ड निकाला जिससे कि जो ये क्लासिकल इनहेरिटेंस यूज़ करने वाले डेवलपर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, इतनी कहानी समझ आती है। अब हमारे को इसका करना है कोड दोनों तरीके से। पहले हम करेंगे क्लासिकल इनहेरिटेंस से कि कोड कैसे होता है और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। मेनली ऊप्स कंसेप्ट के अंदर आती हैं ये चीज़ें। तो ये हमारा जो पहले मैं दिखा रहा हूँ ये है क्लासिकल इनहेरिटेंस। स्पेल्ड इट रॉन्ग, इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं परेशान होना है। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ पर्सन। उसके अंदर मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर कि जब भी ये क्लास बनाई जाएगी आपको ये चीज़ हमें देनी पड़ेगी, और उसके अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा इस पर्सन के अंदर का जो दिस का जो पहला वेरिएबल है नेम, उसके अंदर हम नेम डाल देंगे। और उसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया जो कि ग्रीट है और बोलता है हेलो माय नेम इज दिस।
इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पर्सन से एक एम्प्लॉय बनाता हूँ। एम्प्लॉय के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिया, क्योंकि जब एम्प्लॉय बनाएंगे तो पर्सन ऑलरेडी होना चाहिए, राइट। तो पर्सन का नेम मेरे को ज़रूर चाहिएगा, और ये हो सकता है कि मैंने पहले पर्सन बनाया फिर उसके बाद उस पर्सन को एम्प्लॉय बना लिया, ठीक है। लेकिन वो क्लासिकल इनहेरिटेंस तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आप ये बना रहे हो तो आप डायरेक्टली सही बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक नेम लिया, एक जॉब टाइटल लिया। नेम को मैंने सुपर पे भेज दिया, क्योंकि पर्सन जो है वो उसकी सुपर क्लास है। वो नेम यहाँ पे जाके पर्सन बना लेगा और उसके अंदर नेम फिट कर देगा, और एक दिस डॉट जॉब टाइटल जो हमने यहाँ पे लिया है, और इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बना लिया, डिस्क्राइब जॉब्स, जो कंसोल लग करेगा इसका नाम और ये। तो अगर बाई चांस अभी एम्प्लॉय मैंने एक बना लिया जिसमें मैंने डाल दिया जेन और डाल दिया डेवलपर, तो एम्प्लॉय का जो ग्रीट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली हेलो माय नेम इज जेन, हेलो माय नेम इज जेन, क्योंकि नेम जो है वो जेन है। और डिस्क्राइब जॉब करूंगा तो क्या होगा, ये चीज, जेन वर्क्स एज अ डेवलपर। तो इफ वी गो एंड डू इट, विल सी, प्रोमिसेस नहीं हटा दिया, अब हमारा है इनहेरिटेंस, तो ये आया, ठीक है। ये हमारी हुई क्लासिकल इनहेरिटेंस, क्योंकि मैंने क्लास ऑब्जेक्ट यूज किया, ठीक है। समझ आता है। हम इसमें आगे चलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखने के लिए। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में मेनली मैं क्लास नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, ठीक है, और उसके अंदर मैं दिस डिफाइन करके आगे चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। सेम चीज़ ही करेंगे हम, बस अब हम फंक्शंस यूज करने वाले हैं। यू सी, मैंने एक फंक्शन बनाया नेम, इसमें मैंने नेम बना लिया, ये दिस डॉट नेम, नेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ प्रोटोटाइप फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। जब भी एक फंक्शन बनता है उसके अंदर कुछ प्रोटोटाइप्स और कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे एरे है, उसमें भी आप देखोगे तो मैप, और स्ट्रिंग के अंदर आप देखोगे तो स्टार्ट विद और कैरेक्टर एट, बहुत सारी चीजें जो प्रोटोटाइप फंक्शन हैं उसके, राइट। तो उसी की तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, इन दिस पर्सन, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप ग्रीट, जो कि एक फंक्शन है जो कि ये करेगा, राइट। तो इसमें जो मैंने ये चीज करी थी, कंस्ट्रक्टर नेम ये मैंने यहाँ कर लिया। उसके बाद जो मैंने फंक्शन बनाया था अंदर, ये मैं ये कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, और इसको हम प्रोटोटाइप फंक्शंस भी कहते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ एम्प्लॉय, जिसके अंदर मैंने नेम लिया, जॉब टाइटल लिया, और जैसे ही ये फंक्शन बनता है मैंने पर्सन डॉट कॉल कर दिया, इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पर्सन, जिससे कि जितनी भी पर्सन की प्रॉपर्टीज हैं वो ये फंक्शन ऑलरेडी कर ले। जो ही मैंने यहाँ पे कैसे किया था कि मैंने सुपर के अंदर नेम भेज दिया था और मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा था, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि ये बाद में आया था, ES6 में ये रिलीज हुआ था, प्रोटोटाइपल पहले से था जावास्क्रिप्ट, ठीक। अब मैंने इसके अंदर दिस डॉट जॉब टाइटल जो यहाँ पे कर दिया, अब मेरे को ऑब्वियसली इसका एक प्रोटोटाइप फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसका एक प्रोटोटाइप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पहले, तो पर्सन, उसमें मुझे नहीं करना पड़ता, वो सुपर ऑटोमेटिकली कर रहा था। यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय के लिए एक प्रोटोटाइप अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा कि भाई जी जो ये एम्प्लॉय वाला फंक्शन है, इसके अंदर एक जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने प्रोटोटाइप फंक्शन यूज किया, ये किया ना, तो अब इसकी वैल्यू डिफाइन करके रखनी भी पड़ेगी एज अ प्रोटोटाइप में। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करके यहाँ पे रख लिया। तो इसी की वजह से तुम क्या देख रहे हो कि अगर मेरे पास कोई एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होता और अगर मैंने एक और कोई ऑब्जेक्ट बना रखा होता जावा स्क्रिप्ट में प्रोटोटाइपल यूज करके, तो उसके अंदर उसकी जो पीछे वाली प्रॉपर्टीज थी वो सारी सेव रहती है। तो मैं उसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को मर्ज करके एक अलग चीज बना सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को क्लासेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ऊपर वाले फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्लासिकल इनहेरिटेंस में ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। एम्प्लॉय और प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय, ठीक, इतना समझ आ गया। ये हमने एम्प्लॉय का जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर ये बना लिया, ठीक। एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप जो हमें डिस्क्राइब फंक्शन बनाया था वो बना लिया, और सेम चीज करूंगा, ठीक है। ऊपर वाला कोड मैं कमेंट आउट कर चुका हूँ। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो सेम चीजें प्रिंट होंगी, ठीक है। बस टोटल बेसिक डिफरेंट क्या है, डिफरेंस हो गया कि ये प्रोटोटाइपल तरीके से चल रहा है और वो क्लासिकल तरीके से चल रहा है। और ये चीजें जो हम बना रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप फंक्शन, ठीक है। सो इससे हमारा एक और बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकल जाता है, जो मोस्टली हर जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्लोजर, ठीक है। क्लोजर जो होता है इनहेर, इसी के आगे की बात है, मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ क्लोजर भी।
क्लोजर में क्या होता है कि क्लोजर अपना एक ऐसा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो उसके अपने आउटर वेरिएबल्स को याद रखे। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके बनती है, क्लोजर आर फंक्शंस दैट रिमेंबर देयर आउटर स्कोप वेरिएबल्स इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज रिटर्न। ठीक है, आउटर फंक्शन रिटर्न भी हो गया। अब इसका बेसिक एग्जांपल क्या है कि मैंने बना लिया एक फंक्शन और उसके अंदर से मैं एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ जी। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें से मैंने एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। तो मैंने एक से हेलो बनाया और यहाँ पे क्रिएट ग्रीटिंग कर दिया हेलो। तो इस टाइम पे ग्रीटिंग की वैल्यू है। ठीक है, तो ग्रीटिंग की वैल्यू सेव हो जाती है इस फंक्शन के अंदर एज अ हेलो। ठीक है, लेकिन नेम की वैल्यू इस से हेलो के अंदर नहीं है अभी, क्योंकि आपने जब ये वाला फंक्शन कॉल किया तो आपने बस ग्रीटिंग की वैल्यू प्रोवाइड करी है जो इस फंक्शन के लिए आउटर है। ठीक है, अब आपको अगर ये वाला फंक्शन कॉल करना है जो आपने इस फंक्शन से रिटर्न किया है, तो आपको इस नेम की वैल्यू भी पहुंचानी पड़ेगी इसके पास, वो उसे चाहिए तभी तो आगे हो पाएगा ना। तो मैं से हेलो चला रहा हूं यहाँ पे जॉन। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं कंसोल लॉग देखूंगा तो हमारे पास आएगा हेलो जॉन। अगर मैंने यहाँ पे हेलो की जगह भेज भेज दिया होता ज्ञानी, राइट, तो यहाँ पे आता ज्ञानी जॉन, क्योंकि मैंने पहली वैल्यू जो ग्रीटिंग की भेजी है जो यहाँ पे सेव हुई है इस फंक्शन के अंदर जब ये रिटर्न हुआ, ये आउटर वैल्यू है, ये हुई ज्ञानी। एंड सेकंड वैल्यू जो मैंने इसके पास भेजी ये हुई जॉन। हल्के भी कर सकते हैं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं उस बात का, वही चीज आने वाला है। इस चीज का एक और एग्जांपल बहुत बढ़िया है हमारे पास। HTML की बॉलर प्लेट बनाई तुमने और तुमने ये दो बटन बना लिए और इन दोनों के अंदर क्लिक हैंडल डाल दिया, यहाँ पे कलर भेज रहे हो ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ग्रीन, और दो बटन बना लिए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, और आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से ये चलना चाहिए। लेकिन भैया ये तो नहीं चल रहा, ये तो बस एक पे अटक गया जो पहले पहुंच गया। अगर मैं ये वाला एलिमेंट ऊपर कर देता तो क्या होता? अरे तो क्या होता भाई जी? तो ऑब्वियसली ये बाद वाले पे अटक जाता। ठीक है, जो चीज बाद में चली उस पे अटक गया है। तो अगर मैंने यहाँ पे बाई चांस रेड कर दिया तो रेड हो जाएगा। यार ये समझना बहुत मुश्किल चीज है यार। ठीक है, अब मैं इसको कैसे चलाऊंगा? यहाँ पे हमारे पास क्लोजर आ जाते हैं। अगर बाई चांस मैं यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न कर देता, ठीक है, तो अब इस फंक्शन में यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न हुआ है। इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम कलर में यहाँ भेजेंगे वो जाएगी। ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी भेज सकता था तो फिर मेरे को उसमें कॉल कराना पड़ता, सिंपल है। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखोगे कि ये चल रहा है। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ क्लोजर। अब इसमें हमारे पास और भी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से करते हैं इसको। हमारे पास एक चीज आती है उसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन कुछ लिखा जाता है ऐसे, और यूं डिफाइन कर देता मैं इसे यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, इस बारे में भी आराम से भी बात करेंगे एरो फंक्शन के ऊपर। अभी हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड कंसेप्ट पे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास ये दिस कीवर्ड जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये दिस, ये मेनली डिफाइन कर रहा है कि किसका दिस, कौन से वेरिएबल का दिस, राइट। मतलब कि जैसे मैंने अगर एक फंक्शन बनाया या फिर मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल के साथ मेरे को दिस लगाना पड़ेगा जिससे वो रिलेटेड रहे, जुड़ा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है हमारी दिस, सिंपल सी चीज़ है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कोप्स, होइस्टिंग, वारलेट और कॉस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। अब सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि होइस्टिंग क्या होता है। होइस्टिंग मेनली जैसे कि कोई भी हमने वेरिएबल्स या फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट का कोड जब भी रन होगा वो खुद उसको उठा के सबसे ऊपर ले जाएगी। तो उसकी डेफिनेशन से बनती है, होइस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिक्लेयर्ड आर मूव्ड टू द टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। अगर एक वर्ड आया स्कोप, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, अगली चीज हम बात करेंगे। इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारे फंक्शन कभी भी डिक्लेयर होने हैं उनको वो कहीं भी यूज कर पाते हैं। ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे को फंक्शन यूज करना है तो पहले ही डिक्लेयर करना है, हो सकता है कि मैंने एंड में डिक्लेयर कर रखा है स्क्रिप्ट के और फर्स्ट सबसे पहले यूज कर लिया, नो इशूज इन दैट। इसमें एक दो पॉइंट जो याद रखने के होते हैं कि जो वैर की डिक्लेरेशन या वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है वो बस डिक्लेरेशन होती है स्टार्टिंग के टाइम पे, उनका इनिशियलाइजेशन तब होता है जब उस पॉइंट पे हमारा कॉल स्टैक पहुंचता है, उससे पहले वो उसको इनिशियलाइज नहीं करता है। लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो एक टेम्परल रेड जोन के अंदर होते हैं जब तक कि उनका ब्लॉक रन नहीं हो जाता, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप के अंदर होते हैं। उसके अलावा अगर उन्हें यूज करने की कोशिश करेंगे तो रेफरेंस एरर आता है। इसके अगली, इसका एक बेसिक सा जो बहुत सिंपल एग्जांपल है वो मैं फिर भी दिखाता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है, इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा है नहीं, हुआ नहीं है, काफी बेसिक सी चीज है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करूंगा पहले ही तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड इसलिए आएगा क्योंकि उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, तो उसने अपने अंदर रख लिया है कॉल स्टैक में स्टार्ट होते ही, लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ वो, तो जब नीचे चलेगा तो मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और ये वाला फंक्शन आप देखो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, कॉल यहीं पे हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या आएगा। मोड स्कूप्स, ये देखो कि इसने एरर दे दिया, कैन नॉट एक्सेस लेट डिक्लेयर्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन, और दूसरे वाले में भी एरर दे दिया। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे होते, अनडिफाइंड आया, सबसे पहले यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ गया, फिर उसके बाद ये वार डिक्लेयर्ड लेटर है जो आगे आप देखोगे तो यहीं पे है, यहाँ पे कंसोल लॉग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेट डिफाइंड लेटर विद लेट है, यहाँ पे हमने वैर से किया है, पहले नहीं चला, लेकिन लेट से जब मैंने पहले किया चल गया। इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आप देख ही रहे हो कि ये बढ़िया, आई एम डिक्लेयर्ड अर्लियर बढ़िया चल रहा है। देखो ये फंक्शन अपना बढ़िया चल रहा है, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टिंग इसी को कहते हैं। अगर यहाँ पे वेरिएबल्स जैसे आप लेट में देख रहे हो तो पहले आ गया, लेकिन वैर में नहीं आया, ये क्योंकि स्कोप डेफिनेशन के ऊपर ES6 में चेंजेस हुए थे। दूसरी चीज होती है हमारी स्कोप। तो मेनली स्कोप्स होते हैं हमारे पास दो, एक हमारा स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है हमारा लोकल स्कोप। तो होस्टिंग की डेफिनेशन में जब हम बात बोली थी हमने अभी, तो उसमें था कि होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेयर्ड आर मूव टू द टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। कंटेनिंग स्कोप, तो ये वो दो स्कोप्स है, एक स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है आपका लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब कि जो पूरे के स्कोप वो होता है जो किसी भी ब्लॉक के बाहर है, जैसे कि ये अभी ग्लोबल स्कोप में है, ये अभी ग्लोबल स्कोप में है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता तो वो एक ब्लॉक स्कोप में होता, लोकल स्कोप में होता। लोकल स्कोप के दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक आपका ब्लॉक होता है। तो मेन इज ग्लोबल, लोकल। लोकल हैज टू स्मॉल टाइप्स, वन इज फंक्शन, सेकंड इज ब्लॉक। फंक्शनल स्कोप वो होता है जिसमें जैसे ये वाला, यहाँ कोई फंक्शन बनता तो वो होता आपका फंक्शनल स्कोप, क्योंकि वो एक फंक्शन के अंदर आया। अगर मैंने इफ के अंदर बनाया होता तो वो ब्लॉक स्कोप होता, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इसका भी एक बेसिक एग्जांपल देख ही लेते हैं। ये आई एम एक ग्लोबल स्कोप है, ये हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, ये आपका फंक्शनल स्कोप हो गया। और ये जो यहाँ पे हैं ये आपके ब्लॉक स्कोप्स हो गए, ठीक है। और ये आपका वर्क्स, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है यहाँ पे। और आप देखोगे फंक्शन वैर, क्योंकि ये जो वैर फंक्शन है ये यहाँ पे, ये इसके अंदर डिफाइन हुआ है, तो ये इसके अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकता इससे। लेकिन अगर कोई लेट होता है, वो मैं यहाँ पे अगर कॉल करता, जैसे कि अगर मैं बाई चांस ये वाला फंक्शन आपको यहाँ पे कंसोल लॉग करा के दिखाता तो क्या होता। वैसे ये यहाँ पे ऑलरेडी है, ये यहाँ पे भी एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर रहेगा लेट और वार, ठीक है, ये इस ब्लॉक के बाहर नहीं आ सकता। अगर लेकिन कोई फंक्शन कोई वेरिएबल मैं यहाँ पे करता है, जैसे कि ये ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल है, ये अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता तो आप देखोगे कि ये प्रिंट होता है इसके अंदर, क्योंकि
ये बाहर है स्कोप, इसके अंदर ऐसे आया। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे आप एक बड़ा डब्बा बना रहे हो, उसके अंदर कोई छोटा डब्बा डाल रहे हो, तो बड़े डब्बे की सारी हवा छोटे डब्बे के अंदर तो आएगी ना, मतलब उसके अंदर जो बड़ी वेरिएबल होगी वो सारी इसमें आप एक्सेस कर पाओगे इधर उधर चल फिर के, राइट। लेकिन इसके अंदर घुसना, उसके लिए इस वाले को बाहर का यूज करना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक चीज है यार स्कोप्स तो इसको अगर हमें समझना है तो बेसिक सा एग्जांपल कोड ये रहा। एक मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, आई एम ग्लोबल, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, और ये मैंने यहाँ पे देखा ग्लोबल वेरिएबल कंसोल लॉग कराया, उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल कराया। एंड इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है वैर के अंदर, फंक्शन वैर, जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, राइट। इसमें से कितनी चीज़ें चलेंगी, पहले तो उसमें देखते हैं, क्लियर करते हैं हम इसको, और मैं इसे रन करता हूँ। अब ध्यान से देखोगे, आई एम ग्लोबल चला सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई एम लिमिटेड टू दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक स्कोप है ये यहाँ पे होगी ट्रू था, अंदर घुस गया, ये यहाँ पे चल गया, ठीक है। ये मैंने एक वैर बनाया हुआ है, ये आप यहाँ पे अगर चलाने इस, अब फिर इसके अंदर ये ग्लोबल स्कोप चला, ये रहा, ये एरर दे दिया इस, क्योंकि ये बार अपने ब्लॉक के बाहर आके नहीं चल सकता। अब हम बढ़ते हैं तीसरी चीज के ऊपर जो आती है लेट वार कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस। लेट वार कॉन्स्ट के अंदर एक बहुत बढ़िया तरीका है डिफाइन करने का। वार जो होता है, वार एक फंक्शनल स्कोप या ग्लोबल स्कोप के अंदर रहता है, अकॉर्डिंगली कहाँ पे वो डिफाइन किया गया है। और ये जो वैर होता है ये आउटसाइड द लूप्स और कंडीशंस अवेलेबल होता है हमारे यूज होने के लिए। पहली इसकी स्कोप की बात हो गई। दूसरा फर्स्ट थिंग, जो वैर होता है ये अपने ब्लॉक के टॉप पे, ग्लोबल में होगा तो ग्लोबल में, लोकल में होगा तो लोकल में, टॉप के ऊपर डिक्लेयर हो जाता है। रीअसाइनमेंट की बात करते हैं तो वैर जो होता है वो रीअसाइन कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने वैर पहले एक अदम्य को दे दिया, फिर सेम वैर नेम इज इक्वल्स टू, मैं राजू भी दे सकता हूँ, ज्ञानी भी दे सकता हूँ, दैट्स अप टू मी। अब दूसरी बात आती है लेट की। लेट जो होता है ये ब्लॉक स्कोप होते हैं, ठीक है, तो ये अपने ब्लॉक में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये अपने लूप और कंडीशन के अंदर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनके बाहर इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। होस्टिंग जो होती है वो इसकी सेम होती है, लेकिन ब्लॉक स्कोप होगी है, लोकली स्कोप नहीं होगी, ब्लॉक स्कोप होगी, उसके अपने ब्लॉक के अंदर ही होगा। और लेकिन इनिशियलाइज तो तभी होगा जब वो कोड में पहुंचेगा। रीअसाइनमेंट की बात करते हैं तो जो लेट है उसको आप रीअसाइन कर सकते हो आफ्टर डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग और इनिशियलाइज इट टू अनदर वैल्यू। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट जो होता है वो प्रॉपर्टीज लेट की फॉलो करता है, लेकिन बस मेन डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट जो होता है वो आप एक बार डिक्लेयर कर दिया देन यू कांट चेंज इट, सिंपल एज दैट। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है लेट वार कॉन्स्ट का। बेसिक अगर कोड एग्जांपल हमें इसका देखना है तो इसको अगर हम देखते हैं और इस कोड को मैं चलाता हूँ, तो आप ये देखो कि इन दोनों सबकी वैल्यूज आपको मस्त मिल रही है, क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइंड है सारी की सारी। अगर मैंने बाई चांस ये लेट यहाँ से करके यहाँ कर दिया होता, ये देखोगे ये एरर क्रिएट कर देगा यहाँ पे, अनडिफाइंड का नहीं, ये आपका एरर देगा नॉट डिक्लेयर टाइप समथिंग, रेफरेंस एरर टाइप, वेरिएबल टू नॉट डिफाइंड बिकॉज। लेकिन बाई चांस अगर मैंने लेट की जगह अंदर वेयर दिया होता तो क्या होता, अभी भी एरर है। अब अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं दूं इफ वेरिएबल वन और कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इनसाइड इफ कंडीशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल दिया, ठीक है, और इसका मैंने डेफिनेशन को कर दिया यहाँ पे, और ये मैं ले गया ट्रू पे, ठीक है, ये इफ ब्लॉक हमेशा कॉल होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस वाले को तो हम हटा ही देते हैं। अब आप ये देखो कि जो वैर है ये इस ब्लॉक के अंदर है, इसके बाहर नहीं, और मैंने ये यूज करने की कोशिश करी है यहाँ पे। इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो चल रहा है वो, हमारा ये जो
वैर है ये ब्लॉक के सीमाओं से रुक नहीं रहा है, ये ब्लॉक की सीमाओं के बाहर जाके भी अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है। तो ये मेन डिफरेंस अगर आपने याद समझ लिया वार और लेट के बीच में, तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे अपने जीवन में। क्योंकि अगर आपने ये वैर यहाँ पे डिफाइन कर दिया और मैंने कोई कंडीशन लगा रखी है और यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को यूज़ कर लिया, तो मेरे को दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैंने लेट यूज़ किया है तो मुझे याद रहे, मेरे को पता रहेगा कि वो वेरिएबल उसके अंदर ही है। ठीक है। और अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे एक और लेट वेरिएबल बना लिया होता, फिर उसके अंदर मैं उस सेम नाम का दूसरा वेरिएबल बना रहा होता, तो लेट से ही बनाऊंगा तो वो उसी स्कोप के अंदर रहेगा, बार वाले पे इस तरीके से नहीं हैंडल करेगा। ठीक है, इतना समझ आता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो जाता है लेट और कॉन्स्ट के बीच। तो व्हाट इज करिंग? करिंग इज मेनली वेन एवर वी रिटर्न अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन, समथिंग लाइक क्लोजर टाइप्स। तो अगर आप देखो तो सिंपल एग्जांपल इसका हमारा वैसा ही होगा जैसा हमने क्लोजर में बनाया था, उसी टाइप का। कि एक फंक्शन बनाया मैंने, उसके अंदर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ फंक्शन। तो ये सिंपली ऑब्वियसली आपके हिसाब से 7 देगा, मेरे हिसाब से 7 देगा, सबके हिसाब से 7 देगा। राइट दिस। ठीक है, करेंगे, मैंने कॉल कर लिया। लेकिन अगर बाई चांस मैं चाहूँ कि मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे 4 कर दूँ और ये मैं ऐड 3 फंक्शन की जगह यहाँ पे ले लूँ, तो भी इसका आउटपुट 7 ही आएगा। ठीक है, 7, क्योंकि ये ऐसे भी कॉल होता है। करिंग में अगर आप ये करके दिखा दोगे तो अच्छा लगेगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, क्लोजर में अपने पास ये वाला एग्जांपल है ही लाइन में। ठीक, इसके बाद हमारे पास करिंग्स आता है एग्जीक्यू। एग्जीक्यू मेनली रिग्रेस और स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ वैल्यूज को फाइंड करने का देखना होता है कि अगर कितना इंडेक्स पे उसकी वैल्यू आ रही है। रिगेस मेनली क्या होता है कि हम एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं जिससे हम देख रहे हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन इस वाली स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। मेनली सर्च करने के लिए यूज होता है ऑन स्ट्रिंग्स एग्जीक्यूट लाइक दिस। आई एम क्रिएटेड अ रिगेस दिस हेलो एंड रिगेस डॉट एग्जिक हेलो वर्ड। ये सेकेंड स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैं फाइंड कर रहा हूँ ये वाली चीज। ठीक, तो इसका आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हेलो एक बार मिला और उसका आएगा इंडेक्स। ठीक, अगर हम रन करते हैं इसको, सिंपल हेलो 0, ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। राइट, तो इसके लिए एक और चीज़ करते हैं हम क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने इसके आगे जी आई लगा दिया जिससे ये ग्लोबली जितनी बार होगा उतनी बार ढूंढेगा उसको, पूरे पूरे के पूरे स्ट्रिंग में देखेगा। अभी एक स्ट्रिंग बना लिया, हेलो वर्ल्ड, हेलो यूनिवर्स, हेलो एवरीवन। 3 बार हेलो है तो इसको हमारे पास 3 देने चाहिए और उनकी हमारे पास इंडेक्स होगा तो हमारे को ये बताया जाएगा कि कौन कौन से नंबर पे मेरे को वो चीज़ मिली है। रन करता हूँ, लूप चलाया वाइल का, मैच जब तक रिग्रेस दिस टेक्स्ट है, जब तक नल नहीं आता और समथिंग लाइक दैट, एंड आई रन इट। तो यू सी हेलो इंडेक्स 0, हेलो इंडेक्स 13, हेलो इंडेक्स 29। तो इसमें तो हमारे पास एरे आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास एरे आता है। ठीक, क्योंकि अगर बाई चांस मैंने सिर्फ इतना पार्ट चलाया होता, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कांस्टेंट मैच और ये, और मैंने चला दिया इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग मैच मैच। तो अगर मैं इसका कंसोल लॉग देखता हूँ तो आपके हिसाब से क्या होगा? ऑब्वियसली एरे। राइट, अब अगर मेरे को सिर्फ जानना है कि क्या ये रिगेस इसके अंदर है अवेलेबल कि नहीं, उसके लिए मैं टेस्ट यूज कर लेता हूँ। सिंपल एज दैट है। तो अगर मैंने ये कोड लिखा है, ठीक है, तो इसमें मुझे बताया जाएगा ट्रू या फॉल्स, या ये इसके अंदर है, क्या ये इसके अंदर नहीं है। ये मेनली इफ कंडीशन कि अगर मेरे को चेक करना है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ है कि नहीं, ट्रू फॉल्स आएगा, मैं उसके बेसिस पे आगे का कोड रन कर सकता हूँ अपना। तो अगर बाई चांस यहाँ पे वर्ल्ड की जगह वो ये होता फॉल्स। ठीक है, दिस अगर मेरे को किसी हर एक वैल्यू, जैसे कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है और उसके अंदर मेरे को ये पता है कि इस वर्ड पे मुझे ये चीज़ रिप्लेस करनी है, इस वाले की जगह मुझे ये चीज़ इस हेलो के साथ हेलो 23 भी लिखना है, हेलो यानी हल्क लिखना है। तो मैं इस तरह का कोड चला के उससे इंडेक्स, हर एक इंडेक्स पे जब मुझे वो वैल्यू मिलेगी मैं वहाँ पे डालता रहूँगा वो चीज़ें। और ये ट्रू में मेनली चेक करके आगे ही फेल्स की कंडीशन
लूँगा, वो अपने ऊपर है कि अपन कैसे यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को स्पेसिफिकली कि ये है क्या। अब आता है हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन ये है कि जब भी कि एक फंक्शन पैरामीटर ले रहा है, एक से ज़्यादा पैरामीटर ले रहा है या एक पैरामीटर ले रहा है एज अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एक फंक्शन ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। सिंपल सा कोड होगा इसका, तो कोई हाई ऑर्डर चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, हाई ऑर्डर ही। तो यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा है ये, फिर मैं उस फंक्शन को चला दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने हाई ऑर्डर कॉल किया, इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया और भेज दिया। तो आप देखोगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इस तरीके की बजाय अगर क्या किया होता कि हाई ऑर्डर के साथ मैं इस तरीके का कुछ भेज देता, console.log हेलो वर्ल्ड, तो क्या ये चलता? हाँ ये चलता। क्यों? हमने बात करी थी मीटिंग में, कॉल में बात कर रहे थे हम लोग बीच में, कहीं शायद मैंने बताया था एरो फंक्शन। ये है एरो फंक्शन, मैंने ये बनाया एरो, हो गया फंक्शन डिफाइन। जैसे कि अगर मुझे एक कांस्टेंट एरो एरो फंक्शन में डालना है कुछ, कॉन्शियस हो जाता हूँ यार मैं। बन गया फंक्शन console.log हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब चाहे तो मैं क्या करता कि इस फंक्शन के अंदर इसको भेज देता, हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर अगर मैं ये एरो फंक्शन भेज देता तो भी चल जाती चीज। ठीक है, ये हुआ एरो फंक्शन, मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया, यहाँ कर देता हूँ एरो फंक्शन दिस, और इसको यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं ऊपर टॉप में, याद रहेगा। अरे भाई, अरे भाई, ऐसा कर दे रहा है क्या मेरे साथ? कट कर दूंगा फिर, और क्या, रॉकेट भाई। हाँ, ठीक है, तो एरो फंक्शन की भी बात हो गई, आगे चलते हैं। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, मेनली अगर कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप है जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्रिमिटिव और दूसरे वाले डाटा टाइप में तो नॉन प्रिमिटिव में तो पता ही होता है क्या होता है, पता है। मेनली जो हमारे स्ट्रिंग और ये बेसिक नंबर टाइप है ये हमारे प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव में हमारे ऑब्जेक्ट्स, एरे, सेट्स और ये चली जाती है। तो अगर कोई हमारा पास्ट बाय वैल्यू है, तो अगर कोई भी हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है तो वो पास्ट बाय वैल्यू होता है। उसमें क्या होगा कि अगर एक वैल्यू मैंने दूसरे को दी थी तो उससे पहले वाले वैल्यू की डिफाइन, पहले वाले की वैल्यू नहीं बदलेगी अगर मैंने दूसरे वाले की वैल्यू बदली। सिंपल कोड एग्जांपल वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक लेट बनाया ए, इसकी वैल्यू दी ये, ए की वैल्यू दे दी बी में। तो अब अगर मैं इसे चलाता हूँ तो तुम देखोगे ए की वैल्यू ये आई, बी की वैल्यू ये आई। सिंपल, दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू, पास्ड बाय वैल्यू। ठीक है, अब अगर बाय चांस ये प्रिमिटिव डाटा टाइप की जगह नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता तो हम क्या करते? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में क्या होता है कि पहले वाले की वैल्यू जब मैं बदल रहा हूँ, पहले वाले की वैल्यू मैंने दूसरे को असाइन कर दी और मैं दूसरे वाले की वैल्यू बदल रहा हूँ, तो क्या होता है कि पहले वाले की वैल्यू भी उसके साथ ही बदलती चल रही है भाई, वो बदलता जा रहा है, वो रेफरेंस की तरह पास हो गया। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल ले लें हम, ये हमारा हो गया पास बाय रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस, ऑब्जेक्ट में नेम है राजेश, सरनेम शर्मा है, तो ऑब्जेक्ट टू के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट वन डाल दिया और ऑब्जेक्ट टू का नेम बदल दिया अनिल। तो मैं ऑब्जेक्ट वन का नेम और ऑब्जेक्ट टू का नेम अगर दोनों का दिखाऊंगा तो दोनों में अनिल अनिल आएगा। आ रहा है ना अनिल? क्यों आ रहा है अनिल? क्योंकि पास बाय रेफरेंस हुआ है। यहीं से एक और क्वेश्चन राइज हो जाता है, डीप कॉपी शैलो कॉपी क्या होता है? दोनों से सिंपल चीज़ है, मतलब सिमिलर सी चीज़ें हैं, सिंपल भी हैं अगर आप एक बार ध्यान से समझ लो। डीप कॉपी में क्या होगा कि आपकी वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे कि आपने इस तरीके से बनाया कि जैसे करके दिखा देता हूँ मैं। तो डीप कॉपी में क्या होता है, जैसे इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, ये मैंने बना लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे को असाइन हो जाए लेकिन वो पूरे की पूरी तरीके से उसकी वैल्यू ले ले, राइट? तो मैं क्या करूँगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओरिजिनल है,
ये ऑब्जेक्ट डीप कॉपी, मैंने इसको जेसन पार्स मारा, जेसन स्ट्रिंगिफाई किया इसको और इसको भेज दिया। तो पहले स्ट्रिंगिफाई से पूरा एक अलग ऑब्जेक्ट बना, उसको हमने पार्स किया एज अ जेसन और हमने उसका सारा रेफरेंस किया। आप ये इस वाली वैल्यूज पे सेव होगी। वैल्यूज एक सेक्टर पे सेव होती हैं, कहीं पे भी उस पे सेव होती हैं छोटे से। तो ये हमने डीप कॉपी बना ली। इसमें क्या होगा कि अगर मैंने जैसे सेकंड वाले डीप कॉपी की वैल्यू बदली तो फर्स्ट वाले की वैल्यू बदली भी नहीं दिखेगी तुम्हें। ठीक है, ये देखो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। लेकिन अगर बाई चांस मैंने इसे डायरेक्टली कर दिया होता ना, जैसे कि मैंने सिंपली इक्वल टू लगा के पास कर दिया होता नहीं, ठीक है, तो क्या होता, इसकी वैल्यू से अफेक्ट कर देती, दोनों जगह सेम आती, जो हमारा अभी यहाँ पे हुआ था प्रिमिटिव के टाइप से हमने करने की कोशिश करी। ठीक है, देख रहे हो। तो ये अंतर है हमारा डीप कॉपी और शैलो कॉपी में। अब इसके बाद हमारा एक और बहुत सिंपल सी चीज आ जाती है कि इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में अंतर बता दो भाई। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या अंतर होता है? सिंगल इक्वल टू तो असाइनिंग ऑपरेटर हो गया, राइट। ट्रिपल इक्वल्स टू हमारा हो गया जिसमें हमारा टाइप भी चेक कर रहे हैं हम, ठीक। और डबल इक्वल टू में हम सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं, उसकी कोई टाइप एग्जैक्टली हम चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दो वाला होता है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी। ठीक, जैसे कि अगर मैंने इसमें मारा तो अभी देखो वन वन है लेकिन ये स्ट्रिंग है, ये हमारा नंबर है, फिर भी ये ट्रू आएगा। जीरो फॉल्स ट्रू आएगा, जीरो स्ट्रिंग फॉल्स बुलियन ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इम्प्लिसिट कोहेशन और एक्सप्लिसिट कोहेशन भी एक चीज़ होती है, वो भी बता देता हूँ। अब पहले स्ट्रिक्ट इक्वालिटी देख लेते हैं। अब पहले इसे चला भी देता हूँ। सब ट्रू आया, ठीक है। अब अगर मैंने स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगाई होती इसी में तो क्या होता भैया? ये जो ट्रिपल इक्वल टू होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। सिंपल, क्योंकि स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है भाई, टाइप भी चेक कर रहा है, तुम्हारा टाइप भी बताएगा तुम्हें। यहाँ देखोगे फॉल्स आएगा, यहाँ देखोगे फॉल्स आएगा, यहाँ देखोगे फॉल्स आएगा, यहाँ देखोगे फॉल्स आएगा, यहाँ देखोगे फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि वैसे उनकी वैल्यूज, अब आप ये बोलोगे कि जीरो और फॉल्स इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी हम फॉल्स या बुलियन वगैरह हम एसक्यूएल्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो हम सेव करते हैं, तो फॉल्स के लिए जीरो सेव होता है, ट्रू के लिए वन सेव होता है। वी आर नॉट सेविंग अ फॉल्स और ट्रू देयर, वी आर सेविंग जीरो और वन मेनली इन एसक्यूएल, मोस्टली इन एसक्यूएल एंड पोस्टग्रेस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और नॉर्मली नंबर और इक्वल टू चेक करना तो पता ही है, ये फेल्स कंडीशन लगाना है, उतना तो अब इसमें इस वीडियो में नहीं पढ़ा सकते हम, ये फेल्स कंडीशन। ठीक है, ये मेनली कंसेप्ट कॉल्स कंसेप्ट पे है। और अब एक चीज बतानी थी, इम्प्लिसिट कोहर्शन और एक्सप्लिसिट कोहर्शन, दैट वुड बी द लास्ट आई गेस। तो लास्ट चीज जो हमारी इसमें हम बात करने वाले हैं वो होता है इम्प्लिसिट कोहर्शन और एक्सप्लिसिट कोहर्शन। मैं यही बताने वाला हूँ, या फिर नया बना देते हैं रुको। हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर देना यार। ठीक है, तो एक होता है हमारा इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कोहेशन हमारा होता है जब हम इंटेंशनली कोई डाटा टाइप को एक में से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एक कोई बना रखा है वेरिएबल लाइक दिस, नंबर, ये स्ट्रिंग है तो मैंने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, मैंने खुद किया, अपनी मर्जी से किया, मेरे कहने की वजह से हुआ, तो ये हुआ हमारा एक्सप्लिसिट। सेम मैंने स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लिया नंबर से, मैंने बूलियन कन्वर्ट कर लिया, जीरो में से बूलियन कंप्लीट कर लिया, तो ये एक्सप्लिसिट हुआ क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से किया, मेरे कोड की वजह से हुआ। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि जब जावास्क्रिप्ट अपनी मर्जी से खुद कर दे रही है, अब अपनी मर्जी से वो क्यों करेगी, है ना, पागल तो है नहीं, उसका भी रीजन तुम ही हो, क्योंकि तुमने उस तरीके का कोड लिखा है कि उसे ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि अगर मैंने ये कर दिया जी, मैंने ये इसके अंदर यहाँ पे 7 5 लिख दिया, क्या करेगा वो बताओ? आप बताओ क्या करेगा? वो यहाँ पे क्या करेगा, नंबर को स्ट्रिंग बना के दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, जो स्ट्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी है, कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ देना, तो 55 के करीब आएगा इसका आंसर स्ट्रिंग में।
यहाँ क्या करेगा वो, यहाँ पे वो, अब 5 में से 2 माइनस तो वैसे स्ट्रिंग में कर नहीं सकता वो, कैसे करेगा 2 माइनस स्ट्रिंग, पीछे 2 तो लेके जाएगा नहीं, कैसे लेके जाएगा, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग को नंबर में कर देगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 की वैल्यू अवेलेबल है ना अवेलेबल, इसलिए वो ट्रू कर देगा। अगर मैं इसे ऐसे हटा दूं तो यहाँ पे फॉल्स आएगा कि 5 की कोई वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, देखते हैं करके, और नोट करेंगे में तो कुछ बचा ही नहीं, नोट कर, ठीक है, ऊपर वाले भी प्रिंट होगा क्या, पहले हम एक देख लेते हैं, पहले एक्सप्लिसिट देख लेते हैं, फिर implicit देख लेंगे, ठीक है। पहला स्ट्रिंग हुआ क्योंकि स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर में दिखा दिया उसने, ठीक है, ये नंबर आ गया, ये स्ट्रिंग आ गई, ये हमारा बुलियन आ गया, ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट होगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली एक वेरिएबल को कर लिया, जावास्क्रिप्ट को खुद अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि वो क्या करने का है, यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट को दिमाग लगाना पड़ रहा है जो उसमें डिसाइडेड है, लाइक ठीक है, नंबर को उसने स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके दिखा दिया, दूसरे में उसने स्ट्रिंग को नंबर बना लिया होगी, आप माइनस यूज कर रहे थे और इसमें उसने फॉल्स दिखा दिया होगी, इसकी वैल्यू अवेलेबल थी तो इसकी उल्टी क्या होगी, ऑब्वियसली फॉल्स। अब अगर बाई चांस यहाँ पे एक और ये लगा हुआ होता तो ट्रू आता, ठीक है, एक और लगा हुआ होता तो क्या होता, फॉल्स आ जाता, क्योंकि यहाँ से ट्रू है, यहाँ से फॉल्स हुआ, फिर ट्रू हुआ, फिर फॉल्स हो गया, सिंपल। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट रिवीजन पार्ट है मन का। अब अगले वाले में हम एक्सप्रेस पे बात करेंगे या फिर रिएक्ट पे बात करेंगे। चलो फिर बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना भाई, मज़ा आता है भाई जब कोई सब्सक्राइबर बढ़ाता है ना, और बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो में आने का। बाय बाय।